अप्रैल 2025 की ये बात है। एक महिला जो बाजार से जल्दी घर वापस आ गई थी, उसने घर आकर देखा तो घर के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन एक दरवाजा बंद था और बंद दरवाजे के अंदर से कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। महिला रुक जाती है ये देखने के लिए कि आखिरकार ये आवाजें किस तरह की आ रही है। तभी चुपके से जब खिड़की से उसने झांक देखा तो उस महिला का पति बिल्कुल नग्न अवस्था में था। अपने पति को इस हालत में देखकर वो दंग रह जाती है, लेकिन उनके पैरों की जमीन तब खिसक जाती है जब उस महिला ने अपनी ही सगी भतीजी को नग्न अवस्था में देखा और अपने पति के साथ देखा। बस इतना देखना था कि वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। दोनों के बाहर निकलने पर महिला ने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद सीधा अपने भाई के पास पहुंच जाती है और भाई से कहती है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी ही पड़ेगी। बाप ने 1 महीने के अंदर अंदर एक लड़का ढूंढा और अपनी बेटी की महीने भर के अंदर शादी करवा दी। शादी हो जाती है, लड़की विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है, लेकिन यहीं से एक कत्ल की साजिश लिखी जाती है। वो भी ऐसा कत्ल जिसकी गूंज मात्र बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश भर में फैल जाती है। ये केस नेशनल हेडलाइन बन जाती है। तो आज की कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस कत्ल के पीछे की कहानी क्या थी और कैसे उस कत्ल का खुलासा होता है। मैं हूँ रूपा और आज हम बात करेंगे गुंजा प्रियांशु केस के बारे में। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्राइम से जुड़ी कहानी सुननी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस पूरी घटना की शुरुआत होती है बिहार के मगध डिवीज़न में आने वाले डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद से। यहीं का एक ब्लॉक पड़ता है नबीनगर। इसी ब्लॉक के बरवान नामक गांव में एक घर में रहते थे 27 साल के प्रियांशु कुमार सिंह। ये एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे। 50 से 60 बीघा जमीनें थी जहाँ पे ये खेती करते थे। प्रियांशु का प्रोफेशन भी खेती से ही जुड़ा हुआ था, साथ में छोटे मोटे और भी काम करते थे, लेकिन इनका इनकम का बड़ा हिस्सा खेती से ही आता था। प्रियांशु के पिताजी नहीं थे, घर में बूढ़ी माँ थी, बड़े भाई थे, भाई की शादी हो चुकी थी और ये औरंगाबाद शहर में रहकर जॉब करते थे। गांव में ही परिवार के और भी सदस्य थे, बिहार के लोकल लैंग्वेज में जिसे देहात बोलते हैं। ये एक ज्वाइंट फैमिली थी, सभी लोग खुशी से मिलजुल कर रहते थे। अब तारीख आती है 23 जून 2025 की। आज के दिन प्रियांशु को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास चंदौली नामक जगह पे जाना था। वहाँ पे उनकी कोई रिलेटिव रहती थी। आज जाना था और कल लौट आना था। प्रियांशु ट्रेन से वाराणसी जाते हैं और उसके बाद 24 जून की दोपहर में वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। ये वाराणसी टू रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस में बैठे हुए थे। बीच बीच में प्रियांशु कॉल करके अपनी फैमिली को बताता भी था कि अब ये यहाँ पे पहुँचे हैं, इतनी देर में इस जगह पे होंगे। जब ये अपने घर के करीब यानी नवीनगर रोड रेलवे स्टेशन पे पहुँचने वाले थे तो प्रियांशु अपनी माँ को कॉल करके बता देता है। घर पे सभी लोग इसका इंतजार कर रहे थे, इनकी माँ, नई नवेली दुल्हन, सभी लोग। अभी हाल ही के समय में 10 मई 2025 को प्रियांशु की शादी हुई थी। इनकी पत्नी का नाम था गुंजा सिंह, जो कि 27 साल की थी, यानी पति पत्नी लगभग सेम एज के थे। गुंजा मूल रूप से घर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में टांडवा के गुरानंद गांव में था। ये शादी एक तरह से अरेंज मैरिज थी। इधर प्रियांशु के रिश्ते की बात तो चल ही रही थी, उधर गुंजा के पिता रामपुर सिंह भी बेटी के लिए लड़का ढूंढना शुरू करते हैं। कॉमन रिलेटिव्स के जरिए दोनों परिवार मिलते हैं। लड़का लड़की ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। बात आगे बढ़ती है। फिर इनकी 10 मई को रस्म रिवाज के साथ धूमधाम से शादी हुई थी। तो 24 जून की शाम में घर पे माँ और पत्नी प्रियांशु का वेट कर रही थी, जब बेटे ने माँ से कॉल करके कहा कि बस ये पहुँचने ही वाले हैं, 7:30 बजे तक स्टेशन पे ट्रेन आ जाएगी। यहाँ से गांव लगभग 10 किलोमीटर दूर था। माँ ने सोचा कि बेटा रात में घर पे अकेले कैसे आएगा,
बीच में वीरान रास्ता है, आसपास खेत खलियान जंगल पड़ता है। इसके बाद माँ एक लड़के को बुलाती है, उससे कहती है कि जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंचो, तुम्हारे भैया आने वाले हैं, उनको साथ में लेकर आ जाओ। अकेले उनका सुनसान रास्ते में आना ठीक नहीं है। यहाँ पे दो लोग जाने को तैयार हुए, सोनू उर्फ अंकित और अनूप कुमार। ये दोनों एक पल्सर बाइक पे फौरन निकल जाते हैं। जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो ट्रेन नहीं आई थी। थोड़ा वेट किया, जैसे ही ट्रेन आई, एक ने प्रियांशु को कॉल करके कहा कि भैया हम आपको लेने आए हैं, जल्दी से स्टेशन के बाहर आओ। अब प्रियांशु उनके पास आते हैं। प्रियांशु ने कहा कि बाइक मैं चलाऊंगा, तुम दोनों सामान लेकर पीछे बैठो, हम बाजार से होकर जाएंगे। इसके बाद एक ही बाइक में प्रियांशु, अनूप और सोनू बैठकर निकल गए। रास्ते में लंबू खाप नामक गांव पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सन्नाटा भरा रास्ता था। इतने में पीछे से तेज रफ्तार में एक और बाइक आती है, उसपे दो लोग बैठे हुए थे। उन्होंने आवाज देकर प्रियांशु की बाइक को रोकने को कहा और खुद ही उनकी बाइक को ओवरटेक करके रोक देते हैं। ये लोग रास्ता भटक गए थे और कोई भी नहीं दिख रहा था। जब प्रियांशु की बाइक देखी तो रुकवाकर रास्ता पूछते हैं। जो बाइक चला रहा था उसने प्रियांशु से एक गांव के बारे में पूछा कि देवराज बिघा नामक गांव किस तरफ और कितनी दूर है। प्रियांशु बताते हैं कि आप यहाँ से सीधे 2 किलोमीटर आगे जाइए। इनके इतना कहते ही एड्रेस पूछने वाले बाइक पे बैठे हुए शख्स ने एक तमंचा बाहर निकाला और चलाने लगा। 7 से 8 बार ये चलाते हैं। इसमें 4 तो प्रियांशु के सर में लगा और बाकी दूसरे हिस्सों में। गांव के जो 2 लड़के थे जो प्रियांशु के पीछे बैठे हुए थे, वो ये सब कुछ देखकर सन्न रह गए। वो बाइक से उतर जाते हैं। इनको समझ नहीं आया कि हुआ क्या। ये लोग बाइक के पास चुपचाप खड़े के खड़े रह गए। प्रियांशु बाइक के साथ वहीं पे गिर जाते हैं। वो दोनों बदमाश कुछ सेकंड वहां पे रुके, उसके बाद वहां से भाग गए। यहाँ दोनों लड़कों ने शोर मचाया। तमंचे की आवाज सुनकर ग्रामीण भी देखने के लिए आते हैं। आनन फानन में प्रियांशु को नवीनगर के हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर देखते ही बोल देते हैं कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहा। अभी भी गांव के दोनों लड़के ये समझ नहीं पा रहे थे कि जो इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है वो रियल में हुआ है। ये प्रियांशु के घर वालों को कॉल करके सूचना देते हैं। हॉस्पिटल वाले ने पुलिस को सूचित किया। उधर जो घर में प्रियांशु की पत्नी थी गुंजा, ये खबर सुनते ही सदमे में बेहोश हो गई। माँ को भी सदमा सा लग गया। परिजन भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचे। नवीनगर थाने से एसएचओ भी अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुंचे। आगे शव को पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया गया। 25 जून की सुबह प्रियांशु के भाई नवीनगर थाने में अननोन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हैं। सुबह होते होते ये घटना भी पूरे इलाके में फैल गई। प्रियांशु को बीच रास्ते में रुकवाकर एड्रेस पूछने के बहाने उसकी पहचान करके ऐसी घटना अंजाम दी गई। फॉरेंसिक टीम और पुलिस के बड़े अधिकारी निरीक्षण करने के लिए घटना स्थल पे जाती है। लेमो खाप गांव के उस सड़क पे ये भी मामला कोई छोटा मोटा नहीं था। इसकी जांच के लिए औरंगाबाद के एसपी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करते हैं। इसे लीड कर रहे थे सदर वन के एसडीपीओ। अब इस केस की सारी परतें खोलनी थी। अलग अलग पहलुओं पे जांच शुरू होती है। सबसे पहला शक तो गांव के उन दोनों लड़कों पे जाता है जो कि प्रियांशु के साथ बाइक पे बैठे हुए थे। प्रियांशु के साथ ऐसी ऐसी चीजें हो गई, वो सब कुछ हो गया, लेकिन इन दोनों को एक खरोच तक नहीं आई। ये वही खड़े होकर सारी चीजें देख रहे थे, कुछ किया भी नहीं। इसी वक्त पुलिस गांव से दोनों को उठाती है और अपने तरीके से पूछताछ करने लगी। ये दोनों बार बार एक ही चीज कह रहे थे, इनका इस सब से कोई वास्ता नहीं है। ये तो बस भैया की मम्मी और भाभी के कहने पे उन्हें लाने के लिए स्टेशन पे गए थे। इन लोगों ने ऐसी चीजें पहले कभी होते हुए नहीं देखी थी। इनके लिए नॉर्मल नहीं था, जिस वजह से समझ नहीं आया कि उस वक्त क्या करें।
कैसे बचाए। ये दोनों तुरंत प्रियांशु को हॉस्पिटल भी लेकर गए। इनसे पूछताछ जारी थी। साथ साथ में पुलिस ने प्रियांशु का मोबाइल फोन, जो कि घटना स्थल से बरामद हो गया, उसकी जांच शुरू की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाए गए। आखिरी बार किन किन लोगों से प्रियांशु ने बात की, शायद उनमें से कोई सुराग मिले। इसके अलावा घटना स्थल के आसपास जितने भी एक्टिव मोबाइल नंबर्स थे, उनका डंप डाटा निकलवाया गया। प्रियांशु के सीडीआर में कई सारे नंबर मिले जिससे इसने बात की थी घटना से पहले। इसके माँ, इसकी वाइफ और अनूप सोनू, कई सारे लोग थे। ये तो वाराणसी से अपने घर नवीनगर लौट रहा था। जान पहचान के लोग बीच बीच में कॉल करके पूछते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हो, कब तक आओगे। ये चीज़ तो नॉर्मल थी। यहाँ पे सर्विलेंस टीम सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू करती है। पुलिस अनूप और सोनू से लोकेशन की जानकारी लेती है कि प्रियांशु उन दोनों के साथ बाइक से कहाँ कहाँ पे गए थे। उन्हीं रास्तों के कैमरे खंगाले जाते हैं, पर वहाँ पर ज़्यादा कैमरे नहीं लगे हुए थे। वो तो गांव जैसा इलाका है। सीसीटीवी से कुछ खास पता नहीं चला। पुलिस जब गांव के दोनों लड़कों से थोड़ी गहनता से बात करती है तो ये लोग एक और अजीब चीज बताते हैं कि घटना के बाद दोनों बदमाश वहीं पे कुछ देर के लिए खड़े रहे। उनमें से एक ने किसी को कॉल किया और कहा कि ये तो जिंदा है, क्या करें। वैसे उस समय भैया की सांसें चल रही थी। फिर वो अपनी बाइक से भाग जाते हैं। पुलिस ने सोचा शायद तमंचा खाली हो गया होगा, कुछ और नहीं कर सकते थे, इसीलिए भाग गए। लेकिन उन दोनों ने किसको कॉल किया था, किससे राय मशवरा लिया, ये तो क्लियर था कि यहाँ पे लूटपाट का एंगल नहीं है। किसी के इशारों पे ये सब कुछ हुआ है। ये सोची समझी साजिश होगी। अब वो बदमाश कौन थे, किसको कॉल किया था, इसके बारे में तो एक्टिव मोबाइल नंबर के डंप डाटा से ही पता चल सकता है। इसमें जरूर कॉल करने वाले बदमाश का नंबर आया होगा। उस डाटा में सैकड़ों नंबर्स थे, हर एक की जांच करनी थी, वेरीफाई करना था। इसी बीच पुलिस की एक टीम प्रियांशु के गांव पहुंचकर उसके घर वालों से बात करती है। प्रियांशु ऐसा क्या काम करता था जिससे उसके दुश्मन पैदा हो गए। लेकिन घर वालों के अनुसार वो तो सीधा साधा लड़का था, मेहनती था, कभी किसी के साथ बहस तक नहीं किया। दुश्मनी तो दूर की बात है। पुलिस जमीनी विवाद के एंगल से भी जांच करती है, क्योंकि प्रियांशु के परिवार के पास काफी सारी जमीनें थी, पर इसमें भी कुछ नहीं मिला। पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था, कभी किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ। भाई भाई में प्रेम था, सम्मान था। पुलिस अपने मुखबिरों को एक्टिव करती है। वो अपने सोर्सेज से इस परिवार की डिटेल निकालते हैं। अब प्रियांशु किस समय कौन सी जगह पे होगा, ये किसी बाहरी को तो पता नहीं हो सकता, परिवार के लोग ही जानते होंगे। इतना तो समझ में आया कि जो कोई भी है वो अंदर का ही आदमी है। अब पुलिस अपनी निगाह घर वालों पे भी रखती है। 4 दिन तक गहनता से बात करने पर भी गांव के दोनों लड़कों ने अपने बयान पे टिका रहा। पुलिस इन दोनों का बैकग्राउंड भी खंगालती है। इनके परिजनों से पूछा गया। सारी जांच करने के बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है। इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। अब पुलिस की टीम ने प्रियांशु के घर की तलाशी के बारे में सोचा, खास तौर से उसका बेडरूम। हो सकता है कि वहां से कोई अहम सुराग मिल जाए। छानबीन करने के दौरान पुलिस को प्रियांशु के कमरे से एक मोबाइल फोन मिला। ये ऐसी जगह पे रखा था जैसे कि किसी ने छिपाया हो। घर वालों से पूछा गया कि किसका फोन है, पर उन लोगों को नहीं पता था। थोड़ा जोर देने पर पत्नी गुंजा कहती है कि इसका है। ये सुनकर घर वालों को थोड़ा अजीब लगा। एक फोन तो ऑलरेडी गुंजा यूज करती है, फिर दूसरा फोन कैसा। ये फोन कभी भी घर वालों ने गुंजा को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था। इसमें सिम भी लगा हुआ था। अब पुलिस को थोड़ी शंका हुई। ये गुंजा के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी निकालते हैं। साथ में इसका रेगुलर फोन और छिपा कर रखा हुआ फोन, दोनों को कब्जे में लिया गया जांच के लिए। शुरू में गुंजा फोन देने से इनकार करती है। इसमें उसकी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आप नहीं ले सकते। फिर भी पुलिस तो पुलिस होती है। दोनों फोन्स को एग्जामिन करने के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, हर चीज को एग्जामिन किया जाता है।
गुंजा जो रेगुलर फोन यूज करती थी, उसने इससे प्रियांशु को कई बार घटना वाले दिन कॉल किया था। हर घंटे कॉल कर रही थी। वहीं दूसरे सीक्रेट फोन से किसी और से भी बात कर रही थी। उस अनजान नंबर पर इसने घटना वाले दिन 50 से ज्यादा बार कॉल किया था। पूछताछ करने पे पता चला कि वो इसके फूफा जी का नंबर है। अब एक भतीजी अपने फूफा से इतना क्यों बात कर रही है, ये सोचने वाली बात थी। इसके बाद पुलिस ने फूफा के बारे में पता लगाया। उनका नाम था जीवन प्रसाद सिंह। 60 साल का एक कारोबारी आदमी। ये झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट के डाल्टनगंज का रहने वाला था। इसकी वहाँ पे कई सारी पैसेंजर बसेस, ट्रांसपोर्ट की ट्रकें चलती है, बाइक के शोरूम है, कई सारे और भी बिजनेस है। ये आदमी काफी पावरफुल था, राजनीतिक रसूख वाला था। इसने अपनी पत्नी को डाल्टन नगर निगम चेयरमैन के चुनाव में खड़ा किया, पर इनके खिलाफ इनके भाई की पत्नी भी हिस्सा लेती है, जिसके चलते वोट बढ़ जाते हैं और जीवन सिंह की पत्नी चुनाव हार जाती है। जीवन सिंह का कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना था। इलाके के विधायक, सांसद, बड़े पुलिस अधिकारी सबसे जान पहचान थी, दोस्ती थी। यहाँ बिहार पुलिस झारखंड पुलिस की सहायता से फूफा जीवन सिंह से बात करती है। अब भतीजी और फूफा में बात होती है, इसमें क्या बुराई हो सकती है। ऊपर से पुलिस के पास कोई एविडेंस भी नहीं थी जीवन सिंह के खिलाफ कि उसको उठाकर पूछताछ करे। इसके चलते पुलिस इसको अपने रडार से निकाल देती है। प्रियांशु की पत्नी गुंजा पे शक तो था, लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थे। उधर एक्टिव मोबाइल नंबर के डम डाटा की जांच चल रही थी। गुंजा के सीक्रेट मोबाइल को भी एग्जामिन किया जा रहा था। ये इस फोन में 2 नंबर यूज कर रही थी। एक नंबर से तो फूफा जी से बात कर रही थी, जो कि थोड़ा पुराना नंबर था, लेकिन एक नंबर नया था। इन दोनों नंबर के कॉल रिकॉर्ड निकाले गए। जो नया वाला नंबर था, उसके एक नंबर पे बात हुई थी। यही फोन नंबर डम डेटा के एक नंबर से मैच हो रहा था। वो टाइमिंग भी सेट हो रही थी। 24 जून की शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच गांव के दोनों लड़कों के अनुसार वो दोनों बदमाश भी किसी को उसी टाइम कॉल किया था। उधर से कॉल पे इशारा आया कि भाग जाओ, तो ये लोग भाग गए। मतलब उन दोनों बदमाशों ने जिसको कॉल किया था, वो नंबर गुंजा के पास है और ये नया वाला नंबर था। पता चला कि बदमाश का नंबर और गुंजा का नंबर, नया नंबर, दोनों सेम डेट पे एक्टिव हुआ था और एक ही नाम पे खरीदे गए थे। गुंजा के पुराने वाले नंबर में सीडीआर में एक और चीज पता चलती है कि इसने अपने शादी वाले दिन फूफा जी को 99 बार कॉल किया था। लगातार ये फोन पे बात कर रही थी। अब आखिर एक 27 साल की भतीजी का अपने 60 साल के फूफा से क्या चल रहा है। पुलिस गुंजा को उसके ससुराल से हिरासत में लेती है। घटना वाली शाम इसने जिस नंबर पे बात किया था, उसके आधार पे 2 और लोगों को उठाया जाता है। वो दोनों झारखंड के गढ़वा जिले के रामबा ध्रुवा नामक गांव के रहने वाले थे। एक का नाम था जयशंकर चौबे और दूसरा था मुकेश शर्मा। 1 जून को ये दोनों भी अपने गांव से पकड़े जाते हैं। पुलिस के दिमाग में कई सारे सवाल थे। जिस आदमी से गुंजा ने केवल 45 दिन पहले शादी की थी, उससे इसकी आखिर कैसी दुश्मनी हो गई कि साजिश रचना पड़ा, और इसका अपने फूफा से क्या रिश्ता है। ये बात कई साल पुरानी है, जब गुंजा बहुत छोटी थी। बचपन से ये अपने बुआ के घर पे ही रही, डाल्टनगंज में। पिता चाहते थे कि बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, लेकिन जिस गांव में ये लोग रहते थे, यहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं थे। इसकी बुआ शहर में रहती थी, वहाँ पे बड़े बड़े स्कूल्स थे। बुआ भी चाहती थी कि भतीजी यहाँ पे आकर पढ़ाई करे, ये लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। बुआ के पति जीवन सिंह ये काफी गुंजा की देखभाल करते थे, गुंजा को घुमाने ले जाते थे, अच्छे सम्मान दिलाते, खाने पीने की चीजें, खिलौने, पैसों की कमी तो थी नहीं। जैसे जैसे गुंजा बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे फूफा और इसके बीच नजदीकियां बढ़ रही थी। गुंजा ने खुद पुलिस को बताया कि ये 15 साल से फूफा के साथ रिश्ते में है। मतलब ये अभी 27 साल की थी, तो 15 साल पहले इनकी एज रही होगी 12 साल। तब से ही ये एक दूसरे को प्यार करते थे। उस समय साल चल रहा होगा 2009 से 10 का, लेकिन इस रहस्य के बारे में किसी को भी नहीं पता था।
ना तो फूफा के घर पे और ना ही गुंजा के घर पे। समय बीतने लगा, सब कुछ ठीक चल रहा था। गुंजा फूफा के ही घर पे रहती थी। धीरे धीरे गुंजा बड़ी होती है। इसके पिता बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे, लेकिन फूफा नहीं चाहते थे कि गुंजा शादी करके इससे दूर हो जाए। इसीलिए जब भी साले साहब लड़का ढूंढते तो उनके जीजा यानी कि जीवन सिंह उस लड़के में कोई न कोई कमी निकाल कर रिश्ता तुड़वा देते। ऐसा ये 2 बार करते हैं। घर वाले सोचते हैं कि फूफा अपनी भतीजी के जीवन को लेकर काफी चिंतित है। वो चाहते हैं कि बेटी अच्छे घर में जाए, लेकिन उसको सच कहाँ पता था। अब आता है समय अप्रैल 2025 का। इसमें ही बुआ अपने पति को अपनी भांजी के साथ अनैतिक हालत में देख लेती है, जिसके बाद इन्होंने अपने भाई को कॉल करके कहा कि गुंजा को यहाँ से ले आ जाओ और जल्दी से जल्दी शादी कराओ। पिता सोचते हैं कि आखिर क्या हो गया, बहन ऐसी बातें क्यों कर रही है। अब ये गुंजा को लाने के लिए बहन के घर पे जाते हैं। बहन ने उनको सारी चीजें बता दी। फिर पिता बेटी को घर ले आए और 1 महीने के अंदर ही लड़का ढूंढा, जो था प्रियांशु सिंह। गुंजा शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये फूफा से प्यार करती थी। ये शादी का विरोध करती है। फूफा भी शादी का मना कर रहे थे। गुंजा ने अपने फूफा से कहा कि चलो भाग चलते हैं, लेकिन फूफा जी इनकार कर देते हैं कि बदनामी होगी, कारोबार बंद हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक गुंजा शादी के लिए मान गई। फूफा से भी कहा कि शादी करने दीजिए, आगे बाद में सोचेंगे। घर वालों और समाज के प्रेशर से शादी करना पड़ता है। शादी वाले दिन भी वीडियो कॉल करके, वॉइस कॉल करके छिपकर बात करती थी। गुंजा का कहना था कि भले शादी हो जाए, लेकिन ये आपके साथ रहेगी, पहले जैसा रिश्ता रहेगा। शादी तो बस ये केवल नाम के लिए कर रही है। इस पर फूफा कहता है कि तुम्हारी शादी जिससे भी होगी उसको ये रास्ते से हटा देंगे। शादी वाले दिन भी ये सारी बातें हो रही थी। अब गुंजा के दिमाग में भी ये सारी चीजें चलने लगती है। वरमाला के समय ये सोच भी लेती है कि इसको प्रियांशु के साथ जीवन व्यतीत नहीं करना। गुंजा के घर वाले सारी चीजें जानते थे, फिर भी वो जबरदस्ती शादी करवाते हैं। शादी के बाद बहू ससुराल आई। सास ने कहा अब ये तुम्हारा घर है, तुम ही जिम्मेदारी संभालोगी। लेकिन उनको क्या पता था कि बहुरानी घर बसाने नहीं बल्कि बर्बाद करने आई है। शादी के बाद 10 दिन तक तो ये फूफा से हालचाल के अलावा ठीक से बात नहीं कर पाती है, क्योंकि घर में मेहमान भरे हुए थे। कोई न कोई गुंजा के पास रहता। नई नवेली दुल्हन है तो रात में अकेले छत पर भी नहीं जा पाती। अगर जाएगी तो लोग बातें बनाएंगे। पर धीरे धीरे घर खाली होने लगा। प्रियांशु के बड़े भाई अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर औरंगाबाद शहर चले गए। प्रियांशु भी काम की वजह से ज्यादातर घर से बाहर रहते हैं। बूढ़ी सासू माँ थी जो अपने कमरे में रहती। ससुर जी तो दुनिया में थे ही नहीं। ऐसे में घर में आराम से गुंजा रहने लगी। 10 दिन के बाद ये खुलकर फिर से फूफा से बात करने लगी। बीच में कभी कभार पति प्रियांशु घर आ जाते और पत्नी को बात करते देखते तो एक दिन इनको शक हुआ कि किससे बात करती रहती है। फोन भी चेक करने को मांगते हैं। गुंजा ने कहा कि अपने फूफा जी से बात कर रही है, इसमें क्या गलत है। प्रियांशु गुंजा का मोबाइल नंबर चेक करता है तो उसमें फूफा जी का ही नाम था। प्रियांशु को अपनी पत्नी पे शक होने लगा कि ये फूफा से नहीं बल्कि किसी और से बात करती है। ये ध्यान से छिपकर उसकी बातें सुनने लगे। इसका पता गुंजा को भी पता चल जाता है। शादी के बाद गुंजा कभी कभी फूफा से मिलने भी जाती थी। कभी मायके जाने की बात बोलकर फूफा के घर पे चली जाती तो कभी फूफा इसके ससुराल में आ जाता। वैसे जीवन सिंह के बड़े बेटे के किडनी में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसका इलाज हैदराबाद में चल रहा था। इस वजह से बेटे की वाइफ, उसकी माँ, सबका आना जाना था। लेकिन काम के बहाने जीवन घर पे ही रहता था तो गुंजा को मायके से यहाँ पे बुलाता। प्रियांशु के शक होने के बाद वो अपनी पत्नी पे नजर रखने लगा था। इस वजह से गुंजा अपने प्रेमी फूफा से बात नहीं कर पाती थी। फिर फूफा ने कहा कि तुम्हारे पति को रास्ते से हटा देते हैं।
पहले तो गुंजा थोड़ा झिझकती है कि कैसे क्या करेंगे। इस पर फूफा ने गुंजा से कहा कि तुमको 40 लाख रुपए और डाल्टनगंज में एक बड़ा सा प्लॉट तुम्हारे नाम कर देंगे। साथ में तुम्हारे पति के जाने के बाद उसके हिस्से की जो जमीन है वो भी तुम्हारे नाम करवा देंगे। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये पावरफुल है। ये सब सुनकर गुंजा साजिश में जुड़ जाती है। अब दोनों ने साजिश की तैयारी शुरू की। जीवन सिंह ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए दो लोगों को ढूंढा जो थे जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा। उनको पैसों का ऑफर देते हैं। सारी चीजें सेट की। मुकेश शर्मा के मोबाइल की दुकान थी जहाँ पे सिम भी मिलते थे। जयशंकर ने 5-5 हजार में 3 सिमें खरीदी। ये मुकेश ने अपने नाम पे लिए पैसों की लालच में। एक सिम ये खुद रखेंगे, एक जीवन सिंह को देंगे और एक गुंजा के पास जाएगा। गुंजा अपने सीक्रेट फोन में ये सिम लगा लेती है। पहली सिम तो ऑलरेडी फूफा से बात करने के लिए था ही। इसके बाद फूफा ने भतीजी से उसके पति की फोटो मांगी ताकि सुपारी लेने वाले उसकी पहचान कर सके। गुंजा तस्वीर भी देती है। इसके बाद सुपारी लेने वाले प्रियांशु के गांव जाकर रेकी करते हैं। उसके घर जाने के कौन कौन से रास्ते हैं, कहाँ से आ जा सकते हैं, सब कुछ देखते हैं। फूफा ने इसके बारे में गुंजा को भी बताया। कहा कि तुम बस इंतजार करो, इशारे का वेट करो। वो लोग काम कर रहे हैं। 20 जून को रेकी की, 21 जून को इशारा दिया। फिर फूफा गुंजा से कहता है कि प्रियांशु को किसी बहाने से घर से बाहर भेजो। वो लोग वहीं पे उसका इंतजार कर रहे हैं। गुंजा ने कहा कि कल शाम को भेजेगी। 22 जून को इसने अपने पति से कहा कि बाजार जाइए, मिठाई लेकर आइए, इसके भाई आने वाले हैं। अब प्रियांशु बाजार जाता है। प्लान था कि रास्ते में मौका देकर काम को अंजाम देंगे, लेकिन मौका मिल नहीं पाता है। बाजार में भी बहुत सारी भीड़ थी, वहाँ पे भी काम को अंजाम नहीं दे सकते। ये प्लान फेल हो गया। फिर 23 जून को प्रियांशु खुद अपनी पत्नी से कहता है कि उसको वाराणसी जाना है, कोई काम है, अगले दिन लौट आएगा। गुंजा को लगा कि यही अच्छा मौका है। ये फूफा को बताती है। अब सोचा कि पति के वापस लौटे समय काम को अंजाम देंगे। गुंजा बार बार पति को कॉल करके उसकी लोकेशन पूछती कि कहाँ तक पहुँचे, कब आओगे। वो बेचारा सोचता कि पत्नी चिंता कर रही है। वो पल पल की जानकारी गुंजा को देता गया और गुंजा दूसरे फोन से फूफा को बताती और फूफा उन बदमाशों को बताता। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें सुपारी लेने वाले कोई और थे और एक्चुअल काम करने वाले कोई और थे। मुकेश और जयशंकर ने सिम कार्ड का इंतजाम किया था ताकि कांटेक्ट कर सके। उसके बाद सारी चीजें होती है। इस घटना को लेकर एक चीज जो लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि एक लड़की का 15 साल से फूफा के साथ अफेयर चल रहा है और किसी को कोई भनक नहीं थी। फूफा की उम्र भी दुगनी से ज़्यादा थी। अगर एक चीज़ होता कि लड़की दुगनी उम्र के आदमी से प्यार करती, ये तो स्वीकार भी हो जाता, लेकिन अपनी ही सगे फूफा के साथ जो इतना पवित्र रिश्ता होता है, एक तरह से बेटी और पिता का, इसे लेकर भतीजी गुंजा को भी कोई शर्म नहीं थी। वो तो सीधे पुलिस से कहती है कि प्यार तो प्यार होता है, उम्र और रिश्ते नहीं देखता। प्रियांशु जिसकी कोई गलती नहीं थी, बिना किसी बात के जाने अनजाने में शादी कर ली। लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, ये इसने प्रियांशु को बताया भी नहीं, एक बार भी नहीं कहा। गुंजा के घर वाले फूफा से अफेयर के बारे में जानते थे, तब भी जबरदस्ती उसकी शादी करवाते हैं एक मासूम लड़के से। पहले ये लोग नहीं जानते थे, इसीलिए फूफा जी के कहने पे 2 रिश्ते टूट गए। सोचा कि फूफा जी भतीजी को लेकर चिंतित है, दोनों रिश्ते ठीक नहीं रहे होंगे, इसीलिए कैंसिल करवा दिया होगा। लेकिन जब घर वालों को सच्चाई पता चला तो ये जबरदस्ती शादी करवा देते हैं, विदा कर देते हैं। फूफा ने भतीजी के पति को रास्ते से हटाने के लिए उसको पैसे और जमीन का लालच भी दिया। ये भी कॉन्फिडेंस से कहता है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है। इसका बेटा हैदराबाद में खराब किडनी की वजह से एडमिट है। घर वाले उसको लेकर परेशान हैं। हैदराबाद आना जाना है और ये आदमी भतीजी से उसी समय मिलता जब घर खाली होता। 2 जुलाई तक पुलिस इस केस का खुलासा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। गुंजा और उसके फूफा जी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन्होंने गुनाह भी स्वीकार कर लिया।
तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि लड़के हो या फिर लड़कियाँ अपनी हवस की वजह से किसी निर्दोष इंसान की जान ना लें। क्योंकि आज के वक़्त में बहुत सारे केसेस में सुनने को मिलता है कि प्यार की वजह से लोग रिश्तों की पवित्रता को तार-तार तो करते ही हैं, साथ में किसी निर्दोष की जान भी ले लेते हैं। और इन लोगों को किसी से कोई भय भी नहीं होता, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है, जहाँ कत्ल करने के बाद भी आरोपी आज़ाद घूमते हैं। इन्हें पता है हम कैसे भी करके छूट ही जाएँगे, और बस यही सिस्टम का भय ना होना देश में इतने सारे अपराध को जन्म देता है और ऐसी घटना घटित होती है। मैं रूपा कुमारी अपने इस वीडियो के ज़रिए सिस्टम से अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा तुरंत दे, जिससे कोई इंसान ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे और कोई निर्दोष यूं ही ना मारा जाए। धन्यवाद।